आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। असल मुद्दों को सामने लाते, जनहित के मामलों को लगातार सामने लाने का प्रयास करते और पत्रकारिता के असल उद्देश्यों को जीवित रखने का हर संभव प्रयास करते हुए सफलतापूर्वक इंडिया टाउन न्यूज ने आप सबके अथक प्रेम, स्नेह और विश्वास से अपने एक साल का सफर पूरा कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। एक साल पूरे होने के अवसर पर एक साल बेमिसाल के तहत एक खास कार्यक्रम पत्रकारिता का बदलता स्वरूप पर आज हम एक विशेष परिचर्चा का आयोजन करने जा रहे हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री खूबचंद पारख जी और राजनांदगांव में दशकों से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार शशांक तिवारी जी। आप दोनों का इंडिया टाउन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता व्यवसाय बनती जा रही है। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर संबंधों ने पत्रकारिता की विषय वस्तु और प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं। कहीं कहीं तो यह भी हो रहा है कि वर्तमान में पत्रकारिता के नाम पर कुछ मीडिया संस्थान या अखबार केवल और केवल सरकारी गजट या नोटिफिकेशन मात्र बनकर रह गए हैं। हालांकि सभी के लिए यह बात लागू नहीं होती। पत्रकारिता वर्तमान समय में भी जिंदा है। पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तित होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता के द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन, मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात लोक मंगल की भावना ही पत्रकारिता का असल उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में अब इसमें आ रहा है बदलाव, जो इस कारण से है कि आज हमने परिचर्चा के लिए इसी बदलते स्वरूप को विषय को चुना है। अब की पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उस विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री खूबचंद पारख जी से। खूबचंद जी, आपने एक लंबा समय राजनीति को दिया है। राजनीति और पत्रकारिता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ऐसा माना जाता है। तब और अब की पत्रकारिता में क्या कुछ फर्क नजर आता है आपको? समय के साथ बदलाव तो हर क्षेत्र में आया है और पत्रकारिता में भी जिस प्रकार परिस्थितियां बदल रही है, बदलाव सबके सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहले मैं बहुत लंबे पीछे की बात नहीं करूंगा। मैं जिस दौर को अपने आँखों से देखा हूं और आज तक की परिस्थितियों में आगे और पीछे की तुलना करता हूं, उतने की ही बात करूंगा। जब शुरू में जब मीडिया के क्षेत्र में इतने संसाधन नहीं थे, आज तो केवल अखबार ही माध्यम नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक बड़ा माध्यम बन चुका है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्षण भर में दुनिया के किसी कोने में किसी भी बात को पहुंचाया जा सकता है। जी। जो परिस्थितियां पहले थी, पहले जिस प्रकार का एक अटैचमेंट पत्रकार और जो अन्य जो क्षेत्र के, चाहे वो जनता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति हो, उसका जीवंत संपर्क पत्रकार का जो होता था उसका अभाव आज दिखता है। जी बिल्कुल। पहले एक अखबार का जिले का संवाददाता सामान्यतया व्यवहारिक संबंध बनाता था, जो उसके अखबार को लोग लेते हैं या पढ़ते हैं उन श्रोताओं से भी सीधे संपर्क करता था और दिवाली या अन्य कुछ अवसर में सीधे संपर्क करके अपने व्यवहार के कारण विज्ञापन वगैरह जो लाता था, उसके बदले में वो केवल पत्रकारिता के माध्यम से कोई दबाव बनाने का काम नहीं करता जी, बल्कि व्यवहारिक संपर्क को
सामने वाला जी, जो भी अवसर मिलता, संबंधों को अधिक महत्व दिया जाता नहीं, है। संबंधों को वो महत्व देते थे। और कोई व्यक्ति किसी पत्रकार से जो व्यवहारिक संबंध है उससे कोई बातचीत किया, जी, अरे यार मुझे इस जगह छोटी सी तकलीफ आ रही है, तो वो पत्रकार मेरी जिम्मेवारी है इसके काम का समाधान करना, जी, ये सोचकर आगे बढ़कर पहल करता था, व्यवहारिक संबंध बनाता था। मुखातिब होता हूँ शशांक जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजनांदगांव के। शशांक जी, आपने पत्रकारिता का एक लंबा समय देखा है। आपने वो समय भी देखा है जब ना इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप थे, ना खबरों की इतनी भागम भाग थी। तब खबरों के संकलन करके आम जनता तक पहुंचाने में, और अब खबरों का संकलन करके आम जनता तक पहुंचाने में, दोनों में क्या कुछ फर्क दिखता है आपको? अजय जी, जमीन आसमान का अंतर आ गया है। जी, जिस दौर में मैंने पत्रकारिता शुरू की, आपका कहना सही है, सोशल मीडिया, इंटरनेट और यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं था। तो उस समय 3 ही चीज़ें प्रमुख थी मेरे हिसाब से। एक तो आपका जीवन संपर्क, जैसा खूबचंद भैया ने कहा। जी, दूसरा विश्वसनीयता, जी, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो मेरे लिए और जनता के लिए कितने विश्वसनीय हैं। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ थी कि आपके पास कॉपी, डायरी, पेन ये हमेशा मौजूद रहना है, आवश्यक रूप से। क्योंकि मैं अगर किसी के पास जाता था तो ना मेरे पास वॉकमैन उस समय थोड़ा बहुत चलता था, हाँ। महंगे रहते थे, हर पत्रकार के पास होते नहीं थे। तो मैं अगर किसी के पास जाता था तो मेरे पास प्रमाण या सबूत के बतौर जो आपने बोल दिया, बस आपने जो कहा वही मैं मानता था और मैं लिख लेता था। तो ये विश्वसनीयता उस समय के अधिकारियों में भी थी, नेताओं में भी थी और पत्रकारों में भी थी। वो एक सामंजस्य था। लेकिन आज तो आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, आपके पास मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, जी, चैट आपकी जो है वो टेक्स्ट मैसेज आ जाते हैं। जी, तो आपको इस तरफ से तो चिंता नहीं होती। बिल्कुल। शशांक जी, आज की पत्रकारिता और आपके समय की पत्रकारिता में एक बड़ा अंतर यह है कि तब खबरें एक दिन बाद अखबारों में प्रकाशित की जाती थी, एक निर्धारित समय के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद टीवी में प्रसारित की जाती थी। अब जमाना आ गया है ब्रेकिंग न्यूज़ का। ब्रेकिंग न्यूज़ के इस दौर में शशांक जी, विश्वसनीयता से ज़्यादा जल्दबाजी आवश्यक होती है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि खबरों से असल तथ्य गायब होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तथ्य तो अगर 24 घंटे पहले होंगे तो वो कुछ कम होंगे, 24 घंटे बाद वो परिष्कृत हो जाएंगे, उसमें कुछ एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे, कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी, जो हमने देखा था, सुना था, पढ़ा था, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन खबरें तो उसका जो मूल आधार रहता है वो तो वाजिब रहता ही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खबरें किस तरह से कितनी निकाल सकते हैं और कितनी विश्वसनीयता उसमें रहे। खूबचंद जी, राजनीति में पुराने समय में कई दफ़े ऐसा होता था कि यदि कोई खबर किसी राजनेता के खिलाफ चल गई है तो दूसरे दिन अखबारों में उनका खंडन छपवा दिया जाता था। मौजूदा समय में ब्रेकिंग चलने के बाद पहले कुछ अखबार होते थे, अब सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी में लगातार सारे जगहों पे चीज़ों के वायरल हो जाने के बाद खंडन छपवाने में या खंडन बताने में कहीं कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तब की राजनीति में और अब की राजनीति में इस खंडन के मामले को लेकर क्या सोचते हैं आप? आजकल तो खंडन छपवाना बहुत सहज और सरल है, कठिन नहीं है जी। जिस मीडिया या जिस पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, उनका जो व्यवहारिक जो संबंध है वो खत्म हो चुका है। पत्रकारिता में व्यावसायिकता इस हद तक भर चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े मसले में फंस गया है और उसका समाचार अगर अखबारों में छप भी जाए और वो आदमी थोड़ा सा सक्षम और मजबूत है जी, तो दूसरे दिन उस समाचार को अपने फेवर में अखबार में छपवा सकता है। अच्छा, उसका वो खंडन उसको व्यक्तिगत नहीं करना पड़ता, बल्कि अखबार के जो उसके स्रोत हैं
वही उसमें छापता है ये आदमी भला है, इसको इस तरीके से फंसा दिया गया है, इसमें इस तथ्य ये नहीं थे, इसमें तथ्य ये वो है नहीं थे। हाँ, इसलिए मतलब पत्रकारिता में विश्वसनीयता का तो निश्चित अभाव हुआ है, लेकिन सभी एक जैसे होते हैं ये तो नहीं कहा जा हाँ, सकता। ठीक कहा आपने। लेकिन जितने लोग इस क्षेत्र में हैं, अभी अपन जैसे राजनांदगांव में है, तो पत्रकारिता में एक तरीके से बाढ़ आ गई है। जी। गिनती मतलब नहीं है कि कितने लोग हैं, जी। और कई लोगों के पास 3-3 अखबारों का पंजीयन है, जी। कई लोगों के पास 5-5 अखबारों का पंजीयन है। और जब वो सार्वजनिक जीवन में किसी नेता से या किसी अधिकारी से या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें बातचीत करने के लिए जब बड़े पत्रकार जाते हैं, तो वो बड़े पत्रकार तो जो बड़े अखबार से रहते हैं या उनकी अहमियत होती है, या वो किसी अखबार के जिला प्रतिनिधि है, जी। वो तो शांत रहते हैं। जी। अन्य लोग ही ज़्यादा पूछताछ करते हैं कि जैसे हर चीज़ का इनको कांटेक्ट मिला हुआ है। जी बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ सवाल लेके शशांक जी आपके तक आता हूँ। एक बात की गूंज अक्सर रहती है मीडिया ट्रायल की, छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बना दिया जाता है, और बड़ा बनाने के फेर में, ब्रेकिंग के फेर में, टीआरपी के फेर में असल मुद्दे कहीं गायब हो जाते हैं। कई मामलों में मीडिया इस हद तक पीछे पड़ जाती है कि गुण और दोष को किनारे करके व्यक्ति सही है या गलत, न्यायालय ने उसका फैसला क्या दिया है, कब न्यायालय का फैसला होगा, ये सब अलग बात है। मीडिया ट्रायल ही इतना बुरा होता है कि व्यक्ति को बदनाम हो जाना पड़ता है। तो इसके क्या कुछ नुकसान मीडिया जगत को हो सकते हैं? आज का मीडिया निश्चित तौर पे आप सही बोल रहे हो, सेंसेशन हो गया है। जी। आप सेंसेशन परोसोगे, दिखाओगे, जी। तो आपके दर्शक या आपके पाठक जी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जी। और वो चाहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि अगर कोई गलत न्यूज़ चल रही है तो आम पाठक उसी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है और ये सोचता है कि ये मालूम है गलत है, लेकिन वो ये सोचता है कि ये शायद सही हो जाए। जी। तो एक क्यूरियोसिटी जो रहती है या सेंसेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है। ये सारी चीज़ें एक जिम्मेदार पत्रकार ही रोक सकता है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, तटस्थ रहे और जो सही है वो चीज़ सामने लाए, बिना वजह किसी को प्रेशर डालना या बिना वजह किसी को परेशान करना, किसी की इमेज खराब करना, ये हर दृष्टिकोण से पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। परिचर्चा के दौरान वक्त हो चला है एक ब्रेक का। खूबचंद पारख जी से, शशांक तिवारी जी से चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। परिचर्चा को लगातार आगे ले जाते हुए जाऊंगा शशांक जी के पास। मौजूदा समय में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अन्य स्थानों पर पत्रकार बनने की होड़ सी मची हुई है। सोशल मीडिया में खुद को पत्रकार साबित करने के फेर में बहुत सारे लोग, मतलब मैंने खुद भी महसूस किया है कि उन चीज़ों को भी वायरल कर देते हैं, जैसे नाबालिग बच्ची का नाम, नाबालिग बच्ची की तस्वीरें, पॉक्सो वाले मामले में महिलाओं का नाम, ये सब चीज़ मतलब ब्रेकिंग के फेर में इस तरीके की चीज़ें वायरल कर दी जाती हैं कि जिनसे बाद में उनको खुद भी परेशान होना पड़ सकता है। और महिला या पुरुष, मतलब जिनका नाम या पहचान उजागर करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी उजागर हो जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पत्रकार बनना चाहते हैं, बस ब्रेकिंग करने के चक्कर में। इन सब चीज़ों को कैसे रोकना संभव है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब से मोबाइल आया है तो जितने मोबाइल हैं उतने पत्रकार हो गए हैं। आपके पास मोबाइल है, उसमें कैमरा है, तो आप पत्रकार हो गए। ये
जरूरी नहीं है कि आपको लिखना आता हो, आपको बोलना आता हो, आपकी समझ है कि नहीं, नेशनल इंटरनेशनल इशू पे आप कुछ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो ये पत्रकार बिरादरी की एक जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों की पहचान करे, उन पर कोई ना कोई अंकुश लगाए अपने संगठन के माध्यम से। दूसरी चीज़, आजकल के ब्यूरोक्रेट्स और कुछ नेता, जैसा खूबचंद भैया ने कहा कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ नेता जिनको बहुत जल्दी आगे बढ़ना है, कुछ अधिकारी जिनको केवल पॉपुलैरिटी लेना है, वो ऐसे लोगों को शह देते हैं, प्रश्रय देते हैं। तो ये अपने पास बैठा के रखते हैं, वो जो चाहेंगे वो छपवा लेते हैं, वो जो चाहेंगे वो करवा लेते हैं। हाँ, सब करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जहाँ इस तरह की एक परिपाटी बनने लग गई है, इस तरह की परंपरा जो चालू हो गई है, उससे पत्रकार ढेर सारे परंपरा, जैसे खूबचंद भैया ने कहा, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पत्रकार राजनांदगांव में ही होंगे। जी बिल्कुल निश्चित। और बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो घबराता है। बिल्कुल। इसी पत्रकारिता के इसी समस्या से जूझते हुए खूबचंद जी, एक सवाल मैं आपसे मतलब उन बातों को जानना चाहता हूं कि मौजूदा समय में टीआरपी की होड़ मची हुई है। कई दफे ऐसा भी होता है कि केंद्र सरकार के मामलों में भी हमारी सेना जो करना चाहती है, विदेश मंत्रालय की जो चीज़ें होती हैं वो भी लीक होकर सोशल मीडिया और बड़े बड़े चैनलों पे सुर्खियां बटोरने लगती हैं, जिससे हालांकि देश को नुकसान हो सकता है। तो क्या पत्रकारिता की आड़ में इन सब चीज़ों को वायरल करने के लिए, टीआरपी बटोरने से दिखाने के लिए इन सब पे रोका जाना चाहिए? एक राजनीतिक दल का नेता होने के हिसाब से आप क्या सोचते हैं? टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में तो जिस प्रकार का रोजमर्रा की घटनाएं घट रही है, रोज कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिखाने से देश का नुकसान हो सकता है, उसको खोज करके कि अब जैसे बीच में आपका ये जो संक्रमण था जी, कोरोना काल का, कोरोना में, उसमें अब आप बताइए देश और पूरा विश्व कितने बड़े संकट के दौर से जूझ रहा था। ठीक बात है। और हिंदुस्तान में कहीं पर भी चिकित्सा के क्षेत्र में हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त संसाधन हैं कि कोरोना से हम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो एक अच्छा प्रयास किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हम जो सक्षम और मजबूत देश थे, विदेश के लोग जिनके पास साधन थे, संसाधन थे, जिनके पास अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे केमिस्ट थे, वहाँ पर वो जो नहीं कर पाए उससे बेहतर हमने किया जी। और जब तक कोरोना के कार्यकाल में सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, तब तक ये जो ट्रीटमेंट था वो महंगा नहीं था जी। और लूट खसोट की दुकानदारी नहीं थी। जब ये बढ़ने लगा तो उसमें निजी क्षेत्र के चिकित्सालय को जो जोड़ा गया, तो उसके बाद जो लूट खसोट हुआ उसका तो कोई मतलब स्टोरी ढंग से बननी चाहिए थी, वो अखबारों ने नहीं बनाया जी। लेकिन नदियों में लाश बह रही है जी, उसको पूरे विश्व में दिखाकर अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नेता भी लगे और मीडिया क्षेत्र के लोग भी लगे। उन्होंने कभी विचार नहीं किया कि इस सेंसिटिव समय में इससे केवल किसी व्यक्ति की छवि या देश के प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं होगी, देश की छवि खराब होगी। धीरे धीरे चिंतन केवल पत्रकारिता में नहीं बदल रहा है, राजनीति के क्षेत्र में भी जो अलग अलग राजनीतिक दल के लोग विचारधारा की लड़ाई लड़ते थे, चुनाव में आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे और बाद में जाके व्यवहारिक संपर्क होते थे, एक दूसरे के यहाँ सुख दुख में भी आना जाना करते थे। अब वहाँ इस प्रकार की गंदगी आ गई है कि कितना हम किसको डैमेज कर सकते हैं जी। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का विचार नहीं हो रहा है।
तो इसमें चाहे वैचारिक किसी के कोई जानकारी देने से देश की छवि खराब हो रही है, राष्ट्र की छवि खराब हो रही है, उसको रोकने की दृष्टि से भी अंकुश लगना चाहिए। बस इसी से जुड़े हुए एक मसले पर मैं शशांक जी आपके पास आता हूं। नेशनल लेवल के चैनलों में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो सीधे तौर पे तो देश विरोधी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ खबरों और कुछ कारणों से लगातार उन पर विदेशी फंडिंग के आरोप भी लगे। सीधे तौर पे वो राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी खबरों से सीधे तौर पे समझा जा सकता है। तो ऐसे लोगों पर केंद्र सरकार द्वारा किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है, या फिर पत्रकारिता के लिहाज से यदि देखा जाए तो उन्हें किस तरह से अपने आप को सुधारना चाहिए? दरअसल ये सिर्फ विदेशी फंडिंग का मामला नहीं है जी। मीडिया संस्थान, मीडिया के लोग दो खेमों में बढ़ चुके हैं जी। एक हमेशा से रहा है सत्ता पक्ष और दूसरा रहा है विपक्ष। जी। तो विदेशी फंडिंग जो है वो जब आप सत्ता के खिलाफ जाएंगे, कुछ कहेंगे, तब विदेशी फंडिंग के आरोप लगते हैं। जी। मैं नहीं कहता कि ये सिर्फ आरोप ही है, सच्चाई भी होती है। जी। ठीक इसके उलट देसी फंडिंग ही होती है। जी। तो ये तो मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ कि इस कहना चाहिए पीत पत्रकारिता ये इसको आपने ही बढ़ाया है। जी। वही लीडरशिप ने बढ़ाया है कि मेरे खेमे के ये पत्रकार हैं, मेरे खेमे के ये पत्रकार हैं, उसके खेमे के वो पत्रकार। आपने जब कोई ऐसा इशू लाया है जिससे सरकार की छवि खराब होती है तो उसके खेमे के लोग अपोजिशन पे हमला बोलते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो इन पे हमला बोलते हैं। इसमें पत्रकार जब तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपना दायित्व देश के प्रति, जनता के प्रति नहीं समझेंगे तब तक कोई सुधार की गुंजाइश नहीं। शशांक जी, एक आपने उस समय भी पत्रकारिता की है जब मीडिया में इतनी भागदौड़ नहीं थी, तब खबरों का संकलन करके किस तरीके से प्रिंटिंग मशीन तक भेजा जाता था, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग किस तरीके से, अभी तो ऐसा है कि लाइव हो गया, पेन ड्राइव में भेज दिए, मेल कर दिए, तब रिकॉर्ड करके किस तरीके से इन चीज़ों को सुविधाजनक बनाया जाता था? मैं आपको एक घटना बताता हूँ जी, संक्षेप में। सन 1998-99 की बात है जी, जब यहाँ कलेक्टर LS बघेल हुआ करते थे जी, और SP DC सागर थे। अच्छा। छुरिया में जब थाना घेर लिया था नक्सलियों ने जी, और जी, हमला बोल दिया था जी, उस समय फायरिंग हो रही थी जी, तब ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था जी। मेरे पास एक अननोन कॉल आया, अच्छा। लैंडलाइन से। उसने बोला कि छुरिया थाने को नक्सलियों ने घेर लिया, अटैक हो गया है। जी। मैंने वो फ़ोन रखा और सबसे पहले लगाया कलेक्टर को। जी। कलेक्टर उसी मजाक के मूड में थे, वो मेरे से मजाक कर रहे थे। मैंने बोला अब मजाक का समय अभी नहीं है, ऐसी घटना हो गई है। फिर मैंने लगाया SP को। जी। सेम सिचुएशन वहाँ भी थी। जी। वो पहली इंफॉर्मेशन ग्राउंड जीरो से जी मुझे मिली थी, और मैं समझता हूँ कि जिले में पहला ऐसा पत्रकार था मैं जिसको उस घटना की जानकारी मिली थी, और मैंने वो प्रशासन को अवगत कराया। फिर प्रशासन तुरंत एक्शन में आया। हम सेकंड डे ग्राउंड जीरो पे जा पाए। अच्छा। लेकिन तब तक के बहुत सारी स्थितियां बदल जाती आज निस्संदेह आज की पत्रकारिता में आलोचनाएं तो हैं, परिवर्तन भी है, लेकिन आज के पत्रकारों में एनर्जी भी है जी, एक जज्बा भी है। अगर वो सही लाइन पकड़ें, सही दिशा में चलें तो बहुत से नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो वो जो जैसा आपने बताया दिक्कत बहुत थी जी, लेकिन फिर बात वही आती है कि आपको विश्वसनीयता बरकरार रखनी पड़ेगी दोनों हिस्से की। बिल्कुल। और वो आपके पास पेन और डायरी ही है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ खूबचंद जी, आपसे एक सवाल की, उस दौरान जब राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यक्रम हुआ, किसी भी बड़े व्यक्ति का यदि कार्यक्रम है तो अभी तो व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया जाता है या फिर लोगों को मोबाइल से फ़ोन कर दिया जाता है। उस समय आनन फानन में यदि किसी बड़े व्यक्ति का आना या फिर आनन फानन में यदि कोई बड़ा आयोजन होता था तो किस तरह से अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य लोगों तक राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जाती थी? देखिए, मैं क्रिकेट का ही उदाहरण देता हूँ जी। पहले मैदान में जाकर क्रिकेट देखते थे जी, टिकट बुक
करते थे, पहुंचते थे। जी एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद समझ में आ गया जी कि अब मैदान में जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ घर में ही उपलब्ध है। देखने को मिल जाता है। जी तो जब ये व्यवस्था बढ़ गई, जी तब ये जो नए साधन आए हैं उसका अर्थ है। जी जब ये साधन नहीं थे तो उसके प्रचार के तंत्र थे। लाउड स्पीकर घूमता था, जी माउथ पब्लिसिटी होती थी, जी एक दूसरे को बताते थे, जी लोगों को चर्चा होती थी, अटल जी आ रहे हैं, अच्छा अटल जी आ रहे हैं, अटल जी के नाम का क्रेज था। और उस जमाने में आम सभा वगैरह जो होती थी उसको सुनने का क्रेज था। अटल बिहारी वाजपेयी तो राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े नेता हो गए। श्रीमती इंदिरा गांधी उस काल की प्रधानमंत्री थी, बहुत पॉपुलर लीडर थी। जी ये लोग नहीं, इनसे कई गुना नीचे के भी लीडर अगर आकर, जैसे राजनांदगांव का उदाहरण ले लो, जी। चेस्तम चौक या गांधी चौक जी। या बड़ी सभा है, म्युनिसिपल स्कूल में सभा हो रही है, ये गांव में पता चलता था और स्वयं भीड़ जुट जाती थी, स्वस्फूर्त लोग आते थे। स्वस्फूर्त आते थे। आज बहुत लोगों को आप सुविधा उपलब्ध कराते हैं, गाड़ियों में रिजर्वेशन कराते हैं, कहीं ले जाना रहता है तो सब प्रकार की सुविधा देते हैं, तब जाते हैं। पहले आपके यहाँ लटक के भी जाने में लोगों को मजा आता था। मजा आता। तब और अब की पत्रकारिता पर परिचर्चा में हमारे साथ आज मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख जी और वरिष्ठ पत्रकार शशांक तिवारी जी। दोनों ही अतिथियों से बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही सारगर्भित चर्चा हुई। फिर किसी दिन मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त है, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।